हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CYDU क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कुछ तकनीकी शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में, जिसमें है लिंगायत। तो लिंगायत क्या होता है? चोल साम्राज्य के समय एक धार्मिक संप्रदाय था जिसको लिंगायत कहते हैं। फिर है मंडल। देखिए, चोल शासकों के अधीन प्रांत जो होते थे उनको मंडल कहा जाता था। फिर है नाडु। तो चोल साम्राज्य में ग्राम के लिए प्रयुक्त शब्द नाडु है। ठीक है। सभा, वह बैठक जिसमें केवल ग्राम के वयस्क व्यक्ति ही भाग ले सकते थे उसको सभा कहा जाता था। उर, तो ग्राम की वह साधारण सभा जिसमें ग्राम के सभी व्यक्ति भाग ले सकते थे। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे दक्षिण भारत में राज्यों के उदय की। तो विंध्य पर्वत उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का निर्माण करते हैं। विंध्य श्रेणी के दक्षिण भाग प्राचीनतम साहित्य में दक्षिणापद के रूप में वर्णित हैं। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इससे जुड़े हुए और चीज़ें बताते हैं कि यह प्रदेश एक प्रायद्वीपी पठार है जो वनाच्छादित पहाड़ियों तथा नदी घाटियों से विच्छेदित है। ये पहाड़ियाँ तथा घाटियाँ पठार को अनेक इकाइयों में बांटती हैं और विषम धरातल तथा घने वनों के कारण दक्षिण की संस्कृति पर उत्तर की संस्कृति से सर्वथा भिन्न रूप में विकसित हुई है। यानी यहाँ पे बताना चाहता है कि जो दक्षिण की संस्कृति है वह संस्कृति अलग है और जो उत्तर की संस्कृति है वह संस्कृति अलग है। ईसा काल के आरंभ में दक्षिण भारत में 3 राज्य थे। कौन कौन से? चेर, चोल एवं पांड्य। ठीक है। ईसा की 4वीं शताब्दी में चालुक्य तथा पल्लव भी उदित हुए। इन दोनों राजवंशों ने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। चोल 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर दक्षिण भारत में पुनः शक्तिशाली बने। इतिहासकारों ने इन्हें शाही चोल की संज्ञा दी है। उसके बाद बात करेंगे चोल शासन की। तो चोल शासन एक प्रतीक अध्ययन यहाँ पे जो है 846 से 1267 ईस्वी तक है। तो 8वीं शताब्दी में पल्लव पांड्य प्रतिस्पर्धा के कारण चोल शासक वर्ग का शासन सत्ता में पुनरुत्थान हुआ। समाजवादी चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ठीक है, 846 से 871 तक इसका शासनकाल है था, जो पहले एक पल्लव का जागीरदार था और सन 850 में उसने तंजावुर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा पांड्य शासकों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की या लड़ाई लड़ी। उन्हें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तिथि के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने स्वयं को शक्तिशाली बना लिया और विजयालय का जो पुत्र था परांतक प्रथम 907 से 935 तक अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया तथा पांड्य शासक को पराजित करके मदुरै को अपने कब्जे में कर लिया। उसने मदुरै कुंडवन यानी मदुरै का विजेता की उपाधि हासिल की या धारण की। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि मदुरै कुंडवन मतलब होता है मदुरै का विजेता। उसके बाद है राज राजा प्रथम 985 से 1016 ईस्वी तक। ये महानतम चोल शासक था। और बात करेंगे राजा राज प्रथम ने अपने विजय अभियान से बृहत चोल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने कुशल संगठन एवं व्यापार से चोल साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। उसके बाद एक पॉइंट इसमें है गंगावाड़ी कर्नाटक एवं कलिंग उड़ीसा के राज्य क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। फिर उसके बाद है श्रीलंका के एक भाग को मुम्दी चोल मंडलम के नाम से चोल प्रांत बना दिया था। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विजय प्राप्ति, यानी यहाँ छोड़ते हैं, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। उसने कावेरी नदी के मुहाने के निकट एक नया राजधानी नगर स्थापित किया था और इस नगर का नाम जो है गंगईकोंडा चोलापुरम रखा था। तो आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम ने रखा था। उसके बाद बात करेंगे चोल शासकों के शिलालेख की। तो चोल वंश के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख हैं। शासकों के पूर्वजों की जानकारी, कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं? शासकों के पूर्वजों की जानकारी, शासकों की सैन्य उपलब्धियाँ, सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन, राजस्व संग्रहण और दान का वर्णन, राजा के अतिरिक्त अन्य प्रदाताओं का वर्णन और उस दान को प्राप्त करने वालों के नाम, ग्राम सभाओं के कार्य, कला, शिल्प और व्यापार संघ। ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, ये
उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ये अभिलेख जो है पत्थरों पर, मंदिरों की दीवारों पर और तांबे के प्लेटों पर लिखे गए थे। ऐसे कई अभिलेख जो है देखिए यहाँ बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर भी पाए गए हैं, जिनमें राजा राज चोल की सैन्य प्रगति और उसकी माता एवं बहन के द्वारा प्रदान की गई भूमि का जिक्र है। देखिए बेलन वगाई, ये क्या है? गैर ब्राह्मण कृषक व भूस्वामियों की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि को कहते थे। उसके बाद है पलिस चंदम, जैन संस्थाओं को प्रदत्त भूमि। सलभोग, विद्यालयों के लिए भूमि। देवदान और तिरुनाम तुकानी, मंदिरों को दान की गई भूमि को कहते हैं। चोल सरकार एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चोल इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध पहलू उसका सुसंगठित एवं कुशल प्रशासनिक तंत्र था। राजा प्रदेश का सर्वोच्च अध्यक्ष यानी मुखिया होता था। वह विभिन्न विभागों में मंत्रियों ने अध्यक्ष की नियुक्ति करता था। वह सभी कानूनों का स्रोत था। चोल राजाओं एवं रानियों को उच्च सम्मान प्राप्त था। राजा प्रथम एवं उसकी रानियों की अनेक कांस्य प्रतिमाएं पाई गई हैं। तो राजा थल सेना एवं जल सेना दोनों का अध्यक्ष होता था और जो राजा होता था वो अध्यक्ष होता था। चोल शासकों की सेना में 60,000 हाथी तथा थल एवं जल सेना में ये लगभग 1,50,000 सैनिक थे। ठीक है, 1,50,000 सैनिक, सही यही होगा। उनकी जल सेना युद्ध सामग्री से पूर्ण सुसज्जित एवं शक्तिशाली थी और चोल शासकों के पास अश्वारोही सेना भी थे। चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी 6 प्रांतों में विभक्त था, जिसका प्रशासन राज्यपालों, सामंत, शाही कुमारों अथवा वायसराय द्वारा किया जाता था। ये मंडल जनपदों अथवा वलानडु में विभाजित थे। प्रत्येक वलानडु अनेक नाडु और ग्रामों में विभाजित था। विशाल नगरों कस्बों को तानियूर कहा जाता था। तो राजस्व एवं व्यापार की बात करेंगे तो भूमि पर कर तथा व्यापार राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। राजस्व का व्यय शाही परिवार के रख रखाव, सार्वजनिक कार्यों, अधिकारियों को वेतन देने तथा सेना के रख रखाव पर होता था। व्यापारी लोग मणि ग्रामम में संगठित थे। देखिए इसमें है कि व्यापारियों को चेट्टी कहा जाता था। ठीक है, चेट्टी कहा जाता था। धर्म की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित था। यद्यपि बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा ईसाई धर्म भी प्रचलित थे। हिंदुओं के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, शैव तथा वैष्णव। उसके बाद बात करेंगे तिरुपति में 1017 ईस्वी में जन्मे रामानुज भी उस युग के महान दार्शनिक थे। तो आप याद रखेंगे कि रामानुज एक महान दार्शनिक थे जो 1017 में जन्म लिए थे और कहाँ पे? तिरुपति में। और ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत ये भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। संस्कृत एवं तमिल प्रमुख भाषाएं थीं चोल साम्राज्य में। कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को भी भक्ति संतों ने लोकप्रिय बना दिया था। रामायण एवं महाभारत का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और सल्पदिकरम और मणि मेखलई तमिल भाषा के 2 महाकाव्य थे, जिन्हें जनता द्वारा रामायण और महाभारत के समान ही सम्मान प्राप्त था। ये महाकाव्य दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। कन्नड़ भाषा के 3 रत्न कहे जाने वाले पंपा, पोन्ना और रान्ना ने पौराणिक साहित्य लिखा, आप याद रखेंगे। फिर कंबन ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया। कुछ और पॉइंट है बता देते हैं, कला एवं शिल्प से संबंधित है। तो चोल शासक कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मंदिरों का बड़ी तीव्र गति के साथ निर्माण हुआ। मंदिर शिल्प कला की एक नवीन शैली द्रविड़ अस्तित्व में आई। तो आप याद रखेंगे कि चोलों के शासन के समय ही द्रविड़ शैली अस्तित्व में आई थी। चोल साम्राज्य की दूसरी कलात्मक उपलब्धि विशेष भारतीय धातु कला में निहित है, जिसे चोल कांस्य कला के रूप में जाना जाता है। इस युग की नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव तथा संतों एवं हिंदू देवी देवताओं के चित्र एवं मूर्तियों को
विश्व की सर्वोत्तम रचनाओं के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।